देख क्लास 12 में इम्पोर्टेंट चैप्टर है उप सह संयोजन यौगिक। उप सह संयोजन यौगिक। आज केवल हम बर्नर के सिद्धांत तक इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, मतलब जितना हो जाए। देखिए उप सह संयोजन यौगिक कहते किसे हैं। चैप्टर का नाम उप सह संयोजन यौगिक है और हेडिंग भी रहेगा उप सह संयोजन यौगिक। दूसरा नाम होता है जटिल यौगिक और एक होता है इसको संकर यौगिक का नाम भी दिया जाता है। तो बोलोगे कि वे पदार्थ या ऐसे यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। वे पदार्थ या यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं उसे उप सह संयोजन यौगिक कहते हैं। जैसे हम बोल दे K4 FeCN का 6, यही है ना। जब इसको जलीय विलयन में ठोस अवस्था में तोड़ा जाए तो 4 K पर प्लस FeCN का 6 और यहाँ पर 4 माइनस हो गया। तो आप देख रहे हैं तो परिभाषा क्या बोलोगे कि वे पदार्थ या यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं उसे उप सह संयोजन यौगिक कहते हैं या संकर यौगिक कहते हैं या जटिल यौगिक कहते हैं। ये बड़ा ब्रैकेट है, इसी में हमेशा लिखा जाता है। देखो यही जो बड़ा ब्रैकेट लिख दोगे ना, ये जिसे आपने फिजिक्स में बीमा पढ़ा है तो बीमा को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री में जब ये आपको बताया जाएगा तो संकुल यौगिक को लिखना होगा तो हमेशा बड़े ब्रैकेट में। देखिए इनके जो अवयवी कण होते हैं, इनके गुण धर्म होते हैं अपने अवयवी कणों से अलग अलग होते हैं। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विक लवण, जो इम्पोर्टेंट है। द्विक लवण में बोला जाता है कि वे यौगिक जो ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं, वे यौगिक जो ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं तथा विलयन अवस्था में अपने आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं और विलयन अवस्था में आयनों में टूट जाते हैं। विलयन अवस्था में आयनों में क्या होंगे, टूट जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, द्विक लवण। ये संकुल यौगिक का निर्माण या जटिल नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल हम बोल दे फिटिकरी, जानते हो आप लोग, K2SO4 ना, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2, यही फिटिकरी का फार्मूला होता है। K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2। जब इसको हल करेंगे विलयन में तोड़ दिया जाएगा तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा 2K पर प्लस, यहाँ हो जाएगा 2Al3 पर प्लस 4SO4 पर 3 माइनस 2 माइनस, ठीक है। उसके बाद प्लस 24H2। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ये आयन के रूप में टूटा है कि नहीं टूटा है। तो बोला जाता है कि वे यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपने अस्तित्व को बनाते हैं उसे उप सह संयोजन यौगिक। और वे यौगिक जो ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं लेकिन विलयन अवस्था में अपने आयनों में टूट जाते हैं उन यौगिकों को द्विक लवण कहा जाता है। देखिए पेपर में आता है बहुत ज्यादा कि उप सह संयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर। तब पहला दोनों का परिभाषा लिख लीजिएगा, दूसरा लिखोगे कि यह क्या होता है, इसमें संकुल यौगिक का निर्माण होता है, इसमें संकुल यौगिक का निर्माण नहीं होता है। इनके जो अवयवी कण होते हैं वे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इनमें अवयवी कण समान होते हैं, मतलब गुणधर्म उनके एक दूसरे के समान होंगे, लगभग में होते हैं। उसके बाद इसमें लिगेंड बनाए, तो इसमें लिगेंड बताएंगे क्या होता है।
इसमें लिगेंड का निर्माण होता है, इसमें लिगेंड का निर्माण नहीं होता। समझ में आ रहा है आप लोग को? उप सह संयोजन यौगिक तथा द्विक लवण का दिक्कत किसी को? अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल में लिखा उप सह संयोजन यौगिक में कि K4 FeCN का 6, तो देखो जो बड़े ब्रैकेट के बाहर रहेगा, यदि LHS में रहता है तो धनायन होता है, RHS में रहता है तो ऋणायन होता है, याद रखना। संकुल यौगिक यानी बड़े ब्रैकेट के LHS में रहेगा तो उसे क्या बोलोगे? धनायन, और RHS में रहेगा तो ऋणायन। देखो बड़े ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट से जो पास में पहले होगा इसको हम केंद्रीय धातु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु। ऐसे हम लिगेंड कहते हैं। छोटे ब्रैकेट में आप देख लो, बड़े ब्रैकेट में केंद्रीय धातु को छोड़कर जितने समूह या परमाणु होंगे वो सभी लिगेंड। वही एक ही संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु एक ही होता है और उसके अन्यथा सभी लिगेंड होंगे। और केंद्रीय धातु आयन के साथ हमेशा ऋणायन जुड़ेगा या धनायन। तो देखो इसमें क्या पढ़ा जाएगा? पहले हम लोग पढ़ेंगे कि केंद्रीय धातु आयन किसे कहा जाता है। तो बोलोगे कि लिगेंड की वह अधिकतम संख्या लिखो, बोलोगे कि वे धातु आयन, वे धातु आयन जो किसी परमाणु या समूह से जुड़ा रहता है। वे क्या बोलोगे? केंद्रीय धातु आयन में बोलेंगे इसमें केंद्रीय धातु आयन में कि वे धनायन जो एक या एक से अधिक उदासीन या ऋणायन परमाणुओं से जुड़ा होता है उसे केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। वे धनायन जो एक या एक से अधिक, वे धनायन जो एक या एक से अधिक, वे धनायन जो एक या एक से अधिक उदासीन या ऋणात्मक परमाणुओं से जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु आयन। देखिए उप सह संयोजन संख्या इसमें पूछा जाता है। बोलोगे कि लिगेंड की वह अधिकतम संख्या जो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ी होती है। लिगेंड की वह अधिकतम संख्या जो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उप सह संयोजन संख्या। इसके डिफाइन लिखवा दिया जाएगा आप लोगों को। तो बताओ कि यहाँ पर लिगेंड के साथ कितनी संख्या है? 6। तो इसकी उप सह संयोजन संख्या का मान कितना होगा? 6। दोबारा से इसमें बोलोगे कि वे धनायन जो एक या एक से अधिक उदासीन या ऋणात्मक परमाणुओं के द्वारा जुड़े होते हैं उसे केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। बोलोगे कि लिगेंड की वह अधिकतम संख्या जो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ी होती है उसे हम उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर लिगेंड बोल रहे हैं, लिगेंड होता क्या है? बोलोगे लिगेंड में कि वे परमाणु या समूह जो केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सह संयोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। क्या परिभाषा लिखोगे? वे परमाणु या समूह जो केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सह संयोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बंध के द्वारा? उप सह संयोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। वे परमाणु या समूह जो केंद्रीय धातु आयन से उप सह संयोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उप सह लिगेंड कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में आप लोगों से पूछे, मान लीजिए बोल दिया गया यहाँ से PTNH3, यहाँ पर 5Cl, मान लीजिए बाहर Cl2 लिख दे, ये भी हो सकता है। इसमें आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय धातु आयन क्या होगा, तो हमने क्या बताया कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग में होगा ये केंद्रीय धातु आयन है, ये उप सह संयोजन संख्या 5 है, ये जो छोटे ब्रैकेट में लिखा जाएगा यही लिगेंड होता है, यही लिगेंड होता है। और ये बाहर देखो RHS में है ना,
तो ये RHS में है तो ऋणायन होगा, RLHS में होता तो धनायन होता। तो क्या बोलोगे कि वे परमाणु या समूह जो केंद्रीय धातु आयन से लेके किसके द्वारा उप सहसंयोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। लिगेंड का वर्गीकरण किया गया, देखिए लिगेंड का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। एक था दाता परमाणु के आधार पर या संयोजकता के आधार पर। संयोजकता के आधार पर और एक आवेश के आधार पर। लिगेंड का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है, दो प्रकार से, एक संयोजकता के आधार पर होता है और एक आवेश के आधार पर होता है। संयोजकता के आधार पे या इसको हम दाता परमाणुओं के आधार पे बोलते हैं, दाता परमाणु की संख्या के आधार पे। दूसरा नाम क्या होगा इसका, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। तो इतना समझ में आ गया कि लिगेंड कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का वर्गीकरण, दो प्रकार से, संयोजकता और आवेश के आधार पर। तो देखिए लिगेंड का दाता परमाणु के आधार पर पढ़ोगे तो एक दंतुक लिगेंड या एक दंती लिगेंड, नाम अलग है, एक दंतुर, एक दंतुक, एक दंती, तीनों एक ही है। दूसरा होता है द्विदंती लिगेंड और तीसरा क्या होता है, बहुदंती लिगेंड। ठीक है, इसमें क्या बोलोगे, इसमें भी तीन प्रकार का होता है, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखो दाता एक दंती लिगेंड, परिभाषा बहुत आसान है, पेपर में आता है। एक दंती लिगेंड बोलोगे कि वे लिगेंड जो केवल एक दाता परमाणु देता है। वे लिगेंड जो केवल एक दाता परमाणु देता है उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। वे लिगेंड जो केवल दो दाता परमाणु देता है उसे द्विदंती लिगेंड कहते हैं। और वे लिगेंड जो तीन या तीन से अधिक लिगेंड दाता परमाणु देते हैं उसे बहुदंती लिगेंड कहते हैं। दोबारा से, वे लिगेंड जो केवल एक दाता परमाणु देता है उसे एक दंती लिगेंड। अब इसका एग्जांपल बताया जाएगा, अब जवाब नहीं है ना, इसके आगे अगले वीडियो में बताया जाएगा। एक दंती लिगेंड बोला गया कि वे लिगेंड जो केवल एक दाता परमाणु देता है उसे एक दंती लिगेंड। वे लिगेंड जो केवल दो दाता परमाणु देता है उसे द्विदंती लिगेंड। और वे लिगेंड जो तीन या तीन से अधिक दाता परमाणु देता है उसे हम बहुदंती लिगेंड कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया। हैकर बोलबा कि वह लिगेंड जिस पर धन आवेश पाया जाता है, जैसे NO पर प्लस होता है, तो वे लिगेंड जिस पर क्या है, वे लिगेंड जिस पर धन आवेश पाया जाता है उसे धनात्मक लिगेंड कहते हैं। वे लिगेंड जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है उसे ऋणात्मक लिगेंड कहते हैं। और वे लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, वे लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। जैसे H2O, NH3, ये सब आपके कौन से लिगेंड होते हैं, उदासीन लिगेंड। तो दोबारा से समझ लीजिए, उसके बाद अब रहने दिया जाए। उप सहसंयोजन यौगिक में बताया गया, क्या बोलते हैं कि वे पदार्थ या यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं उसे उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। देखिए यहाँ पर द्विप्लवण, जो पदार्थ ठोस अवस्था में अस्थायी होता है लेकिन विलयन अवस्था में आते ही टूट जाता है, उस पदार्थ को द्विप्लवण कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। देखिए उप सहसंयोजन यौगिकों को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। बड़े ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु आयन होता है और उसके अंदर जो छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। तो केंद्रीय धातु आयन में बोलोगे कि वे धनायन जो एक या एक से अधिक उदासीन या ऋणात्मक परमाणुओं से जुड़ा होता है उसे केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। उप सहसंयोजन संख्या बोलोगे कि लिगेंड की वह अधिकतम संख्या जो
केंद्र धातु आयन से जुड़ी होती है उसे उपसंयोजन संख्या कहते हैं। लिगेंड में बोलोगे कि वे परमाणु या समूह जो केंद्र धातु आयन से उपसंयोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसे लिगेंड कहते हैं। देखिए ये केंद्र धातु आयन है, छोटे ब्रैकेट में लिगेंड है और ये संख्या केंद्र उपसंयोजन संख्या है। लिगेंड का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, संयोजकता या दाता परमाणु की संख्या के आधार पर और एक आवेश के आधार पर। संयोजकता परमाणु के आधार पर पढ़ोगे एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतु और तीन दंतु बहुदंतु। एक दंतिक लिगेंड क्या बोलोगे कि वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है उसे एक दंती लिगेंड। वे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होता है उसे द्विदंती लिगेंड। और वे लिगेंड जिसमें कोई दाता परमाणु वे लिगेंड जिसमें तीन या तीन से अधिक दाता परमाणु होता है उससे बहुदंती लिगेंड कहते हैं। आवेश के आधार पे तीन प्रकार का होता है, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। सब समझ में आएगा जब आईपीएससी में हम पढ़ाएंगे। केवल आपको अभी ये पढ़ना है, समझ लीजिए कि लिगेंड क्या है, केंद्र धातु आयन के दो जरूरी बात। अभी तो समझ में आ गया कि यदि समकुल यौगिक के एलएचएस में रहेगा धनायन, आरएचएस में रहेगा ऋणायन, तो वे लिगेंड जिन पर धन आवेश होता है उसे धनायन लिगेंड, धनात्मक लिगेंड। वे लिगेंड जिस पर केवल ऋणात्मक आवेश पाया जाता है उसे ऋणात्मक लिगेंड। और वे लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता उसे उदासीन लिगेंड।